साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी कैंडिडेट सीसीएच का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप देखोगे दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि क्या शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सीसीएच की तैयारी कर रहे हैं, आप भी सीसीएच का कोर्स कर रहे हैं, तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और सीसीएस के जो पेपर होगा उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पहले से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ पे बताया गया है टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ एजेंट टिल एफरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स इज नोन एज। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए हमेशा। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ एजेंट, यानी कि टाइम के बारे में बताया गया है कि बिटवीन एंट्री ऑफ एजेंट टिल एफरेंस, यानी कि कोई पैथोजेंस है, उसने बॉडी में एंट्री किया है, उसके बाद में पहले जो साइन एंड सिम्टम्स आए उस चीज़ को हम किस टर्म से जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिले। दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, इंक्यूबेशन पीरियड। यही होता है दोस्तों, अगर कोई एजेंट होता है वो बॉडी में एंट्री करता है, एंट्री के बाद में अगर हमारी बॉडी फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर करती है तो उसी चीज़ को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिगार्डिंग दोस्तों देखिए, पैथोजेंस जो होते हैं हमारा, मैंने आपको बताया फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, ये इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। उसके बाद में एक कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। जो कन्फर्मेटिव टेस्ट डायग्नोसिस होता है वो विंडो पीरियड में देखा जाता है। दोस्तों, विंडो पीरियड से क्वेश्चन आपके लिए बनता है। यहाँ पे विंडो पीरियड क्या होता है, विंडो पीरियड दोस्तों एचआईवी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। कितना होता है नॉर्मल विंडो पीरियड, 3 से 12 वीक। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि विंडो पीरियड किस में देखा जाता है। विंडो पीरियड एचआईवी पेशेंट में देखा जाता है और नॉर्मल कितना होता है, ये 3 से 12 होता है। कितना होता है, 3 से 12 वीक होता है। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। कॉन्टाजियस का मतलब होता है दोस्तों कॉन्टाजियस इन्फेक्शियस, जैसे इन्फेक्शन फैलता है उसी तरीके से हम उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टाजियस। और ये पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कोई पैथोजन है, उसकी फैलने की जो दर है वो कितनी है, पैथोजेनेसिस किस तरीके से वो रोग को फैला रहा है, ठीक है। प्री पैथोजेनेसिस यानी कि डिजीज़ की कंडीशन से पहले की कंडीशन को प्री पैथोजेनेसिस कंडीशन बोला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप एक बार देखोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, कम्प्लीटली इम्यूनाइज चाइल्ड कम्स टू एन इम्यूनाइजेशन क्लिनिक एट पीएचसी फॉर फर्स्ट टाइम। दोस्तों, 3 साल का बेबी है, उसने कोई भी इम्यूनाइजेशन नहीं करवाया है, यानी कि कोई भी टीका नहीं लगाया उसके। 3 साल का बच्चा है तो पीसीजी भी और कोई सा वैक्सीन उसने नहीं लगवाया है। तो वो अब उसके लिए कौन कौन से यहाँ पे टीके लगेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो। आप सोच सकते हो दोस्तों कौन कौन से टीके लगेंगे। 3 साल का बच्चा है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। अगर सबसे पहले मैं आपको बीसीजी की बात बता देता हूँ, बीसीजी कब तक नहीं लगाना चाहिए। अगर दोस्तों कोई बच्चा 1 साल से, अगर 1 साल से ज़्यादा का हो गया उसके बीसीजी नहीं लगेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। 1 साल से कम वाले बच्चे को बीसीजी आप लगा सकते हो, ठीक है, बीसीजी लगा सकते हो। बीसीजी की क्या कंडीशन होती है दोस्तों, बीसीजी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। देखिए, बीसीजी अगर लगाना होता है दोस्तों, 2 तरीके से बीसीजी लगाया जा सकता है। एक डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। आप समझना अच्छे तरीके से। जो डायरेक्ट होता है दोस्तों, डायरेक्ट बीसीजी हम किसके लगा सकते हैं, अगर बच्चा बेबी 1 साल से नीचे का होगा उसके हम, 1 साल से नीचे का बच्चा होगा उसके हम डायरेक्ट पीसीजी लगा सकते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट किसमें लगाएंगे दोस्तों, अगर इनडायरेक्ट होगा उसमें उसके लिए मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट, जो कि टीबी के लिए करते हैं। बीसीजी की जो प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, ये टीबी से ही प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसको लगाया जाता है। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बीसीजी किससे प्रोटेक्शन करता है, बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। बीसीजी दोस्तों 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे में नहीं लगाते हैं, मैंने आपको बता दिया। 1 साल से कम उम्र के बच्चे में लगाते हैं। डोज कितनी लगाते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा 1 महीने पे, और वो सारी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। तो बीसीजी जो है इनडायरेक्ट तरीके से इसमें मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। अगर मॉन्टेक्स टेस्ट दोस्तों नेगेटिव आता है तब हम लगा सकते हैं, चाहे बच्चा एज का हो। उसके बाद में और डॉट थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, कब, जब अगर पॉजिटिव आता है तो,
ठीक है, ये कंडीशन होगी बीसीजी के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3 साल का बच्चा आया है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा जो है वैक्सीन पड़ेगा। देखिए 3 साल का बच्चा है तो बीसीजी जिसमें है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों डीपीटी की बात करते हैं। देखिए डीपीटी वैक्सीन है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो विटामिन ए इसमें भी है, विटामिन ए इसमें भी है, मीजल्स इसमें भी है, मीजल्स इसमें भी है। यहाँ पे फ़र्क जितना है किसमें है, डीपीटी और इसमें डीटी यानी कि पी, पर्टुसिस। दोस्तों पर्टुसिस आपको मैं बताना चाहूँगा, पर्टुसिस हम 6 साल के बच्चे तक को दे सकते हैं। 6 साल से ज़्यादा के बच्चे को हम पर्टुसिस नहीं दे सकते। किसको नहीं दे सकते, 6 साल से ज़्यादा। 6 साल से कम वाले बच्चे को पर्टुसिस वैक्सीन दिया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। पर्टुसिस के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, पर्टुसिस जो है किस किस कंडीशन में दे देते नहीं देते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में नहीं देते हैं, ठीक है, हेमरेजिक कंडीशन में नहीं देते हैं, और बच्चे की जो प्रॉब्लम्स होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसमें हम पर्टुसिस नहीं देते हैं। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटन निम्न में से कौन सी वैक्सीन बच्चे की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी। तो उस चीज़ को आप बता सकते हो आसानी तरीके से कि जो है पर्टुसिस वैक्सीन है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है किसमें, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। और आपको मैंने अभी बताया है कि 6 साल से ज़्यादा के बच्चे को पर्टुसिस नहीं देंगे, 6 साल से कम बच्चे को पर्टुसिस देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब बीसीजी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बीसीजी जो होता है दोस्तों, इसकी डोज कितनी होती है, बीसीजी जो 0.05 ml, ठीक है, कब लगाते हैं, एट द बर्थ। जैसे ही बच्चा होता है सबसे पहले बीसीजी का डोज लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में कौन से रूट से लगाते हैं दोस्तों, इंट्राडर्मल। बीसीजी कौन से रूट से लगाते हैं, इंट्राडर्मल। ये आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा पूछ लिया जाता है। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है पैप स्मीयर से रिलेटेड। पैप स्मीयर स्क्रीनिंग इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ। देखिए आप सबको पता होगा, इन चीज़ के बारे में आपको पता होगा। सबसे पहले पैप स्मीयर किससे रिलेटेड है, ये दोस्तों सर्विक्स कैंसर से रिलेटेड है। सर्विक्स कैंसर में हम इसको यूज़ में लेते हैं। अब आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा जे प्रिवेंशन क्या क्या होती हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रिवेंशन कितनी होती हैं, 4 प्रिवेंशन होती हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमोडियल, ठीक है, प्रीमोडियल, उसके बाद में प्राइमरी, ठीक है, उसके बाद में सेकेंडरी, और उसके बाद में टर्सरी। ठीक है, तो इस चीज़ से आप समझ लीजिए दोस्तों। एकदम मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। देखिए प्री मॉड्यूल की कंडीशन क्या है, प्री मॉड्यूल कंडीशन में जैसे यहाँ पे कोई भी आपके लिए डिजीज़ की कंडीशन नहीं होगी। क्या नहीं होगी, डिजीज़ नहीं होगा। दूसरी बात, कोई भी यहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं होगा, आपके लिए कोई भी डिजीज़ नहीं होगा, कोई भी रिस्क फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमको क्या करना है दोस्तों, वहाँ पे रिस्क फैक्टर को रोकना है। क्या टारगेट रहेगा हमारा, रिस्क फैक्टर को रोकना है। ये हमारी प्री मॉड्यूल कंडीशन होगी। प्री मॉड्यूल कंडीशन यहाँ पे कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता है, कोई भी डिजीज़ नहीं होता है। जैसे हम एकदम स्वस्थ हैं, हम किसी भी बीमारी को रोकते हैं या रिस्क फैक्टरों को रोकते हैं, जैसे हम स्मोकिंग करते हैं, तो उस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम स्वस्थ हैं और हमारे रिस्क फैक्टर क्या हैं, स्मोक जो करते हैं वो रिस्क फैक्टर हो जाते हैं। अगर हम इन रिस्क फैक्टरों को रोकेंगे तो हमारी ये प्रीमोडियल कंडीशन में आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइमरी कंडीशन की। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं मेरे दोस्तों। इसमें प्राइमरी कंडीशन में रिस्क फैक्टर प्रिवेंट करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन हमें डिजीज़ प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो, यहाँ पे रिस्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके से डिजीज़ प्रेजेंट है लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या हम प्रिवेंट करते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है, हम डिजीज़ को रोकते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन हम अब हमारे डिजीज़ नहीं हो जाए उस चीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये होगी प्राइमरी कंडीशन। इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखिएगा, प्राइमरी कंडीशन और प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। अगर आप नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों तो नोट्स बनाइए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन का रिवीजन करूँगा और आप लिख सकते हैं तो लिख सकिए।
ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे टारगेट क्या होता है। देखिए सेकेंडरी में दोनों चीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पे डिजीज़ की कंडीशन प्रेजेंट होती है और यहाँ पे रिस्क फैक्टर तो होते ही हैं। अब हमारा टारगेट क्या होता है, डिजीज़ को ट्रीटमेंट करना। ठीक है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होंगे आपके लिए और डिजीज़ भी प्रेजेंट होगा। हमारा टारगेट क्या होगा दोस्तों, हमारा टारगेट ये होगा कि डिजीज़ को ट्रीटमेंट करेंगे। डिजीज़ का जो भी हमारा डिजीज़ है उसको ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे किसी भी बीमारी का, यानी कि जो बीमारी है पहले हम उसको जानेंगे कौन सी बीमारी है। तो जितने भी जो डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं दोस्तों वो सेकेंडरी में आते हैं। जैसे इसमें पूछा गया था पैप स्मीयर कौन सी में आएगा, तो पैप स्मीयर किस में आएगा दोस्तों, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। इस चीज़ को आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कंडीशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उन सब को सेकेंडरी प्रिवेंशन में रखा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे किसी भी डायग्नोसिस का नाम पूछ लिया जाएगा, जैसे हम किसी डिजीज़ को डायग्नोसिस कर रहे हैं तो वो कौन से प्रिवेंशन में रखा जाएगा, उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में रखेंगे। दोस्तों मैंने अभी आपको 3 प्रिवेंशन पढ़ाई हैं, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पे टर्सरी। कौन से प्रिवेंशन के बारे में, टर्सरी प्रिवेंशन के बारे में, टर्सरी। ठीक है, टर्सरी प्रिवेंशन के बारे में क्या बताया गया दोस्तों, ये एंड स्टेज प्रिवेंशन है। ठीक है, एंड स्टेज, इसमें सब कुछ हो जाता है, डिजीज़ प्रेजेंट होता है, लेकिन डिजीज़ प्रेजेंट होता है, डिजीज़ सही नहीं होता है, उस चीज़ में हमें क्या अपनाना पड़ता है, यहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन। हमें डिजीज़ के साथ में ही रहना पड़ता है और वहाँ पे डिजीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि डिजीज़ के साथ में है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, यानी कि जो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन इसमें आता है, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन। तो इसकी लिमिटेशन करते हैं, यानी कम करते हैं, डिसेबिलिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन डिजीज़ प्रेजेंट होता है और वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी खराब ही रहती है, लेकिन हम उस चीज़ को लेते हुए साथ चलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम रिहेबिलिटेशन। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत लिमिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन का यूज़ करते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं। ठीक है, ये हो गई एंड स्टेज। इस तरीके से आपके लिए 4 प्रिवेंशन हो गई दोस्तों, प्रीमोडियल, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम पूछा जाता है और ये CCH के पेपर में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग एग्जाम्पल ऑफ। ये पैप स्मीयर क्या होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो किसमें लगेंगे, ऑप्शन 3 यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा। क्या आंसर होगा इसका, सेकेंडरी प्रिवेंशन। आगे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं सर्च करके। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे वैक्सीन के बारे में आपको बताऊंगा। फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी, DPT की आपको पता होगा, DPT वैक्सीन्स हैं, जितनी भी वैक्सीन्स हैं दोस्तों, अगर जम जाती हैं वो अपने टेम्परेचर से पहले नीचे होती हैं। अगर जैसे कोई 2 से 8 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक वैक्सीन्स रखी जाती हैं। अगर इससे टेम्परेचर नीचे हो रहा है तो उसको फेंक देंगे, तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ज़्यादा हो रहा है तो भी डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिस्कार्ड होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या बताऊँगा मैं आपको। देखिए जो वैक्सीन्स हैं दोस्तों यहाँ पे है, तो दोस्तों ये जो DPT वैक्सीन है, डिप्थीरिया परटूसिस, ये वैक्सीन्स अगर इसका टेम्परेचर यानी कि ये जम जाएगी फ्रोजन DPT, तो हम उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इस चीज़ को आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे बताया गया इमर्ज इन हॉट वाटर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रोल बिटवीन पाम अंटिल द रीच रूम टेम्परेचर, कहने का मतलब यही है, इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी गलत हैं। आपको क्या करना है, उसको फेंक देना है, डिस्कार्ड कर देना है, अगर उसका टेम्परेचर मैनेज नहीं होता है। एकदम फिक्स टेम्परेचर पे होती है दोस्तों, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे दोस्तों नेचुरल फैमिली प्लानिंग डज नॉट इंक्लूड, इनमें से नेचुरल फैमिली प्लानिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे जो नेचुरल फैमिली है दोस्तों, आपको पता हो, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सिम्पैथोथर्मिक मेथड, ये सभी होती हैं दोस्तों नेचुरल फैमिली प्लानिंग। लेकिन टर्मिनल मेथड में क्या क्या आती है, मेल के लिए आती है दोस्तों वैसेक्टोमी, मेल के लिए क्या आती है, वैसेक्टोमी, और फीमेल के लिए क्या आती है, ट्यूबेक्टोमी। ये टर्मिनल मेथड्स हो गए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लेकिन मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर टोटल नेचुरल फैमिली मेथड के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कितनी होती हैं दोस्तों, टोटल जो नेचुरल फैमिली मेथड होती हैं कितनी होती हैं, यहाँ पे दोस्तों टोटल होती हैं आपके लिए 6। कितनी होती हैं? 6। मैं आपको सीक्वेंस से बताऊँगा। सबसे पहले बताऊँगा कोइटस इंटरप्ट। कोइटस इंटरप्ट दोस्तों थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ लेना। कोइटस इंटरप्ट। दूसरी हो जाएगी आपकी कोइटस इंटरप्ट का मतलब होता है कि आपको पता है ड्यूरिंग सेक्स इजैकुलेशन को हम बाहर इजैकुलेट करते हैं, ठीक है। कोइटस इंटरप्ट का मतलब समझिए आप, ड्यूरिंग सेक्स कोइटस दोस्त सीधा सीधा है स्पर्म को वेजाइना में इजैकुलेशन ना करके बाहर इजैकुलेट करते हैं, इसी को हम कोइटस इंटरप्ट बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है मेथड, लेकिन इसमें कुछ परसेंट चांस ऐसे होते हैं जिसमें प्रेग्नेंट होने के चांस भी होते हैं, इसलिए इसको फुल परसेंट नेचुरल मेथड नहीं मानते हैं। इसमें कुछ परसेंट ऐसी होती हैं कि प्रेग्नेंट होने के चांस रहते हैं। दूसरी मेथड क्या है दोस्तों? दूसरी मेथड के बारे में बात करें यहाँ पे बीबीटी। बीबीटी आपको इसमें भी बताया गया है। बीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। दोस्तों बेसल बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है जब फीमेल सुबह मॉर्निंग में जागती है तो उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। टेम्परेचर अगर 0.5 सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ रहता है, इंक्रीज रहता है, तो उसका मतलब आपको समझना चाहिए कि ओवुलेशन चल रहा है। और आपको पता है ओवुलेशन चल रहा है तो उस समय सेक्स नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ से हम पता लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चांस में पता नहीं लगता है, इसलिए फुली मेथड नहीं है। लेकिन मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ। बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बेसल बॉडी टेम्परेचर ये होता है कि जब औरत मॉर्निंग में जागती है तो उसका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ा हुआ रहता है। कितना बढ़ा हुआ रहता है? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ रहता है। तो उससे हमें अंदाज़ा लगा लेना है कि ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे जो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड आपको पता है दोस्तों, कैलेंडर मेथड का मतलब ये है, कैलेंडर मेथड में क्या है कि जो फर्स्ट एंड फोर्थ वीक जो होते हैं वो सेफ माने जाते हैं दोस्तों, और सेकंड एंड थर्ड वीक जो होते हैं वो अनसेफ माने जाते हैं, क्योंकि इसके दौरान ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के दौरान आप सेक्स नहीं कर सकते। अगर सेक्स करोगे तो वहाँ पर प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। तो इससे इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये भी नेचुरल मेथड है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस भी एक नेचुरल मेथड है। सर्वाइकल म्यूकस में क्या है दोस्तों, अगर इसको देखेंगे, अगर थिक है ये, अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक देखने को मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, तो वहाँ पे ओवुलेशन के चांस हैं, ओवुलेशन हो रहा है। अगर थिक होगा, अगर पतला होगा तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे ओवुलेशन नहीं है और वहाँ पे आप जो है सेक्स कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेगनेंस नहीं होगा, प्रेगनेंटी की जो है कंडीशंस नहीं होगी। उसके बाद में क्या है? LAM के बारे में बात करेंगे। LAM लैक्टेशनल एम्ब्रियो मेथड। तो दोस्तों आपको तो पता होगा, अगर कोई लैक्टेटिक मदर है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो डेफिनेटली आपको पता है वो वहाँ पे किसका काम होगा? वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन का काम होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक्टेशन एम्ब्रियो मेथड होती है। एब्सटेंस दोस्तों बिल्कुल भी कोई अब सेक्स नहीं करेगा, सेक्स से दूर रहेगा तो यहाँ पे कोई भी प्रेगनेंसी के चांस ही नहीं बनेंगे। तो ये दोस्तों नेचुरल फैमिली प्लानिंग थी, जितनी भी मैंने आपको बताई है नेचुरल फैमिली प्लानिंग। कितनी होती हैं? टोटल 6 होती हैं। मैंने सीक्वेंस से आपको अच्छे तरीके से बताया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे जो है सभी नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, केवल एक को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल फैमिली प्लानिंग डज इंक्लूड सभी हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। टर्मिनल मेथड्स, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, एक पर्सन है विद नो साइन ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ की साइन एंड सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस क्या मानी जाएगी? यहाँ पे एनर्जिक पर्सन है, वो इम्यून पर्सन है, कैरियर पर्सन है, रेसिस्टेंट पर्सन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? कैरियर पर्सन। देखिए, दो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक होता है केस और एक होता है कैरियर। ठीक, कैरियर की अगर बात करें दोस्तों, कैरियर की बात है उसमें डिजीज़ प्रेजेंट होता है। कैरियर में क्या होता है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले भागों में कैरियर का मतलब क्या होता है? डिजीज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिजीज़ प्रेजेंट होगा और वहाँ पे जो है साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे।
केस की बात बता रहा हूँ दोस्तों, केस केस और एक होता है कैरियर। केस के बारे में मैं आपको बात करूँगा। यहाँ पे डिजीज़ प्रेजेंट होता है और वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है, केस का मतलब होता है, केस दो होते हैं, एक होता है इंडेक्स और एक होता है प्राइमरी। अब इंडेक्स केस क्या होता है? इंडेक्स केस दोस्तों, अगर हम किसी केस को रजिस्टर कर लेते हैं, आपको पता होगा जैसे कोविड का फर्स्ट केस कहाँ पे मिला है हमें, वुहान सिटी चाइना में मिला है, तो वहाँ पे ये इंडेक्स हमें रजिस्टर कर लिया, इसको पता चल गया, और ये प्राइमरी केस होता है। प्राइमरी केस पहली बार बीमार पड़ा है वो, लेकिन इसकी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो इस चीज़ में आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसका। एक होता है इंडेक्स केस और एक होता है प्राइमरी केस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से इंडेक्स केस कौन सा है, किस तरीके का इंडेक्स केस है, और प्राइमरी केस कौन सा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और दोस्तों कैरियर के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैरियर की क्या कंडीशन है। कैरियर में डिसीज़ प्रेजेंट है, कोई भी डिसीज़ नहीं है, कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, कोई भी डिसीज़ नहीं है, लेकिन वो डिजीज़ को जो है फैला रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, कैरियर पर्सन। ठीक है, एलर्जिक पर्सन, इम्यून पर्सन और रेसिस्टेंस पर्सन, ये आपको पता ही होगा। आगे बात कर लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम। एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन मोनेटाइज बाई वैक्सीन वेल मॉनिटर्ड बी डिपेंड्स ऑन। दोस्तों आपने पढ़ा होगा एफिशिएंसी कोल्ड चेन सिस्टम, वीबीएम के बारे में आपने पढ़ा होगा। वीबीएम के बारे में आपको बताता हूँ, वैक्सीन वेल मॉनिटर। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए 4 चीज़ें होती हैं इसमें। एक खाना ये होता है जो इसके कलर को डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस कलर को देखिए, अगर ये जो अंदर वाला होता है ये वाइट होता है और साइड वाला होता है ब्लू होता है। दोस्तों अगर ये वाइट होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं, अगर इन दोनों का कलर सेम रहेगा तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अंदर वाले का कलर जो वाइट होता है, अगर इसका ब्लैक पड़ जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो हम इसको बिल्कुल यूज़ में नहीं करेंगे। बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, इसको भी हम बिल्कुल यूज़ में नहीं करेंगे। अगर इसका कलर इससे मैच होता है तब तक हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इसका कलर हो जाता है। ठीक है, अंदर वाला कलर वाइट होता है और बाहर वाला कलर कैसा होता है, ब्लू। ब्लैक नहीं होता दोस्तों, ब्लू होता है। अगर ये कलर, इस वाला जो अंदर वाला कलर होता है, इससे ज़्यादा जो ब्लू कलर है उससे ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, तो हम इसको यूज़ में नहीं लेंगे। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिगर बना के पूछ लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी कंडीशन पे हम जो है वीवीएम की कंडीशन सही है और हम जो है ओरल पोलियो वैक्सीन दे सकते हैं, यानी देने के योग्य है। तो उस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे यहाँ पे सडन आउटब्रेक ऑफ डिसीज़। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज ऑकरेंस ओवर वेरी वाइड एरिया में कवर इंटरनेशनल बाउंड्रीज अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल आ गया तो आप समझ गए होंगे, इंटरनेशनल है तो ये पैंडेमिक कंडीशन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पैंडेमिक। अब मैं आप बात कर लेता हूँ एपिडेमिक। एपिडेमिक दोस्तों जो डिसीज़ है ये पर्टिकुलर होता है। ठीक है, कैसा होता है, पर्टिकुलर होता है, जियोग्राफिकल, यानी एक ही स्थान पे होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है ये यूपी में है, गोरखपुर एरिया में होता रहता है, तो ये एक स्थानीय हो गया। क्या हो गया, स्थानीय हो गया, जियोग्राफिकल। ठीक है, पार्टिकुलर। और एपिडेमिक के बारे में बात करते हैं। एपिडेमिक के बारे में बात करते हैं, ये दोस्तों अगर बात करें ये सराउंडिंग, यानी कि जैसे अपने एरिया के किसी भी एरिया के चारों तरफ फैल जाता है, जैसे कोलरा मान के चलिए, प्लेग हो गया, इस तरीके से ये एपिडेमिक कंडीशन होती है। उसके बाद पैंडेमिक आपको पता है वर्ल्ड वाइड होता है, जैसे कोविड और प्लेग हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इसको आप याद रखिए। और ये कंडीशन है एपिडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक, इनको आप हमेशा याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जल्दी से क्वेश्चन जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।